जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम एनसीईआरटी का जो क्लास 12th की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं सत्य कथन कौन सा है। 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए। तो क्रिप्स मिशन के संबंध में हम कथन पे विचार करेंगे, बताएंगे कौन सा कथन सही है। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में जो आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा यहाँ पे कि हाँ, मतलब 2-3 क्वेश्चन पहले कराया था आपको कि जो कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें एक भारतीयों को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए। और पहला कथन हमारा गलत है, क्योंकि विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही ब्रिटेन ने स्थानीय नेता और जनता के समर्थन के बिना ही भारत को शामिल कर लिया था। चर्चिल भारतीय सैनिकों को युद्ध में प्रवेश चाहते थे, लेकिन इस मुद्दे पर गांधी जी और कांग्रेस में समझौता करना वह चाह रहे थे चर्चिल, लेकिन वह समझौता नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए अपने एक मंत्री स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। यह गलत है, वो चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन निर्धारित किया था। जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस दिन निर्धारित किया था। तो जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए एक लीग की मांग के समर्थन में प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया था और इसलिए उसने 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया था। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया था। इस हिंसा को कलकत्ता में शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत और पंजाब तक ये फैल गया, जिसके बाद कांग्रेस और महात्मा गांधी जी को मजबूरन मानना पड़ गया पाकिस्तान की स्थापना की बात। जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए सत्य कथन कौन सा है। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव पेश किया। हम बात कर रहे हैं संविधान सभा के संदर्भ में। तो संविधान सभा के संदर्भ में अगर बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। संविधान सभा में 300 सदस्य थे। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इन 6 सदस्यों में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने ही पेश किया था और इसके साथ ही साथ नेहरू ने तिरंगे झंडे का भी, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे झंडे का भी प्रस्ताव किया था, जिसमें केसरिया, सफेद, गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ी वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में एक गहरे नीले रंग का चक्र होगा। क्लियर? आपके दोनों कथन सही हैं। भारत सरकार जो अंतरिम भारत सरकार थी उसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो बात करें अगर हम अंतरिम भारत सरकार की, तो 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें से एक थे BN राव। वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देश के राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। और दूसरे अधिकारी थे SN मुखर्जी। इन्होंने भी भूमिका निभाई। ये
मुख्य योजनाकार थे और मुखर्जी जटिल प्रस्ताव को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यतीत करने की क्षमता रखते थे। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। ठीक है, और ये जो थे, एक सेकंड, BN राव, और ये कौन थे आपके? SN मुखर्जी। ये भी आपके महत्वपूर्ण अधिकारी थे और ये थे आपके योजनाकार, भारत सरकार अंतरिम के मुख्य योजनाकार। तो मुख्य योजनाकार ये थे और ये, एक मिनट, ओहो सॉरी, अच्छा क्वेश्चन, वही बोलूँ क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है संवैधानिक सलाहकार तो BN राव, और अगर मुख्य योजनाकार पूछेगा तो मुखर्जी जी। ठीक है, मुखर्जी जी मुख्य योजनाकार थे और सलाहकार कौन थे? BN राव। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से सत्य कथन आपको चूज करना है। संविधान के मसौदे में विषय की 3 सूचियां बनाई गई थी। पहला केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। खनिज पदार्थों के विषय को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार है। बताइए कौन सा कथन सत्य है? तो संविधान के मसौदों में विचार की 3 सूचियां बनाई गई थी, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो पहला कथन आपका सत्य है। पहली सूची के विषय केवल केंद्र सरकार के अधीन होते थे, जबकि दूसरी सूची के विषय केवल राज्य सरकार के अंतर्गत आते थे, और तीसरी सूची विषय केंद्र और राज्य दोनों के साझा जिम्मेदारी होती थी, परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज्यादा विषयों को केवल केंद्रीय नियंत्रण में ही रखा गया था। क्लियर? आगे बात करते हैं। समवर्ती सूची में भी प्रांतों की इच्छाओं की उपेक्षा करते हुए बहुत ज़्यादा विषय रखे गए। खनिज पदार्थ तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार का ही नियंत्रण था। तो यहाँ लिखा है खनिज पदार्थों के विषय पर राज्य सूची के अंतर्गत आता है, नहीं, इस पे केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक, आगे है अनुच्छेद 356 में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार हाथ से लेने का अधिकार है। ये कथन भी आपका सत्य है। तो ऑप्शन सी 1 और 3 सत्य है, दूसरा गलत है, क्योंकि वह राज्य सूची में खनिज नहीं आता, वह केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संदर्भ में आय कर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य सरकार और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई। संपत्ति कर तथा बिक्री कर राज्य सरकारों के अधीन रखा गया। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, संविधान में राजकोषीय संघवाद में एक जटिल व्यवस्था बनाई गई, जिसमें कुछ कर जैसे सीमा शुल्क, कंपनी कर से होने वाली सारी आय केंद्र सरकार के पास रखी गई, और कुछ अन्य मामलों में जैसे आयकर और आबकारी कर, आयकर और आबकारी कर जो था, ये इससे होने वाली जो सारी आय थी वह केंद्र सरकार के पास रखी गई, और आयकर आबकारी कर में होने वाली आय राज्य और केंद्र के बीच में बांट दी गई। तो आयकर और आबकारी कर में जो कमाई होती थी वो राज्य और केंद्र में बांट दी जाती थी, लेकिन सीमा शुल्क और कंपनी कर पूरा केंद्र सरकार के पास जाता था। क्लियर? संपत्ति कर और बिक्री कर राज्य सरकार के अधीन रखा गया, यह कथन भी आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों में बराबर विभाजन चाहते थे। ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। तो बताइए कौन सा कथन आपका सत्य है। देखिए, प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग में सभा में तीखी प्रक्रिया आने लगी थी। शक्तिशाली केंद्र की जरूरत को असंख्य अवसरों को रेखांकित किया जा चुका था। अंबेडकर ने घोषणा की कि वह एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र चाहते हैं, वह एकीकृत केंद्र चाहते हैं। तो प्रांतों के बीच बराबर विभाजन नहीं, तो यह कथन आपका
गलत हो जाएगा। और दूसरा कथन, ज्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली तथा एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे, ये कथन आपका सत्य हो जाएगा, तो केवल बी। अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक 16 जुलाई 1947 को हुई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि संविधान सभा का प्रारंभिक संचालन था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं इनमें से सत्य कथन का चयन करें आप। पहला है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय होम रूल आंदोलन के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए। इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। तो आपको बताना है कि इनमें से सत्य कथन कौन सा है। क्लियर? तो बात करें अगर हम 1905 से 1907 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप मध्य वर्गों के बीच अपनी अपील का विस्तार कर लिया था। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह थे आपके महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल, पंजाब के लाला लाजपत राय। ये तीनों लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों ने यह जोड़े उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देते थे, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, तो यहाँ पे आपसे पूछा था कि ये लोग राष्ट्रीय पटल पर उभर कर आए, तो ये बात आपका गलत हो जाएगा। इन्होंने खुलकर उदारवादी का विरोध किया, ये कथन आपका सही है। लाल बाल विपिन और लाला लाजपत राय होम रूल के बाद नहीं, स्वदेशी आंदोलन, यहाँ पे होम रूल दिया है, ये स्वदेशी आंदोलन, तो ओनली 2। अगला क्वेश्चन है हमारा उदारवादियों के संबंध में। उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन आपका सत्य है। उदारवादी के संबंध में तो पहला है, यह क्रमिक और लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती थे। मोहम्मद अली जिन्ना एक उदारवादी नेता था। तो उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक और लगातार प्रयास करते रहने के विचार के हिमायती थे। उन उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परमादर्शता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे। वह गांधी जी के ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। तो दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हैं। जिन्ना एक उदारवादी नेता था और वह लगातार प्रयास करने के विचार पर हिमायती था। कैबिनेट मिशन के अगर हम संदर्भ में कुछ बात करें तो कैबिनेट मिशन ने एक ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने इसे आविष्कार कर दिया। तो सत्य कथन बताइए कौन सा इसमें सत्य है। तो इसमें आपको सत्य कथन बताना है कि इसमें कौन सा कथन आपका सत्य है। तो बात करें अगर हम 1946 की शुरुआत में, तो प्रांतीय विधानमंडल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए। सामान्य श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था। 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया। गर्मी में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। और कैबिनेट मिशन जो प्रयास था वह विफल रहा क्योंकि उसे दोनों ने अस्वीकार कर दिया और यह प्रांतियों को सीमित स्वायत्तता देने की बात कर रहा था। तो दोनों के दोनों कथन आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ट्रेल ऑफ टीयर्स। ट्रेल ऑफ टीयर्स का संबंध निम्नलिखित में से किस घटना से है? ट्रेल ऑफ टीयर्स। तो अमेरिका में ट्रेल ऑफ टीयर्स अमेरिकी मूल निवासियों के जबरन विस्थापन से है। अमेरिका में
टेल ऑफ टीयर्स, आंसुओं की पगडंडी। इसमें हजारों पूर्वी क्षेत्र के अमेरिका मूल निवासियों को जबरन पश्चिम की ओर खदेड़ा गया, जिसमें बहुतों ने मार्ग में ही दम तोड़ दिया। बात कब की है? सन 1838 की। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 18वीं सदी के यूरोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पश्चिम यूरोप के लोग सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। ब्रिटिश दर्शन शास्त्री जॉन जैक रूसो सभ्यता के इस मापदंड को विकृत मानते थे। तो बताइए कौन सा कथन आपका सत्य है? 18वीं सदी के पश्चिम यूरोप में जो लोग थे वह सभ्य मनुष्य की पहचान साक्षरता, संगठित धर्म और शहरीपन के आधार पर ही करते थे। तो पहला कथन तो सही है। उन्होंने अमेरिका के मूल निवासी असभ्य प्रतीत हुए। उन्हें अमेरिका के जो मूल निवासी थे वह असभ्य प्रतीत हुए। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जॉन जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग तारीफ के काबिल थे, क्योंकि वह सभ्यता के विकृतियों से अछूत थे। तो विकृति मानते थे नहीं, वह अछूत थे। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। सिर्फ पहला ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर? तो ये सारी चीज आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको पूरी चीज़ अच्छे से समझ आ गई, वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली जो एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं उस डेली आपकी क्लासेस का आपको फ़ायदा मिल सके। किसी को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो वह मुझे कमेंट करके बता सकता है, अपनी बातों को मेरे समक्ष रख सकता है कि मुझे ये डाउट है, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लें, जिसको कोई डाउट है वो डाउट बता सकता है। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।